हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का पार्ट 7 में आपने देखा है न्यूमेरिकल्स। तो पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 में मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स थे वह मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के मैक्सिमम न्यूमेरिकल से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सारे न्यूमेरिकल्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सबके सब। आइए अब यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं। आज के एपिसोड में हम थ्योरी लेने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो राइट द हेडिंग, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस कब स्टेबल होता है, कोई भी न्यूक्लियस कब अनस्टेबल होता है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए ये देखा जाए। तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट हो, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मेन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जिनको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्टिकल्स, जैसे यानी कि जो मैक्सिमम न्यूक्लियस का जो मास होता है वह किसके कारण से होता है, उन्हीं को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल्स। तो ये कौन कौन से हैं? तो यह हैं प्रोटॉन्स, और कौन से हैं? और हैं न्यूट्रॉन्स। ओके। इसके अलावा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के अलावा इनको कंबाइंड वे में इनको कहते हैं न्यूक्लियंस। प्रोटॉन की संख्या Z, न्यूट्रॉन्स की संख्या A-Z। ओके, A-Z, यानी कि A बराबर क्या होता है? तो टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जिसको कहते हैं आप क्या? मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मास नंबर। क्लियर? कहीं पर भी पीछे आपको लेक्चर में मैं बता चुका हूं सब कुछ, फर्स्ट क्लास क्या पढ़ चुके हैं आप। कहीं पर भी कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी एलिमेंट है, तो आप उसको लिखते हैं ZXA लिखते हैं। यह है क्या? मास नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, जिसको हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं, और इसको मास नंबर द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बेसिक सब कुछ यहाँ तक तैयार है, सबका सब कुछ जानते हैं सब कुछ। हाँ, फर्स्ट क्लास। आइए अब जैसा इसके आगे हम लोगों का टॉपिक क्या है। जैसे मान लीजिए कि 92 यूरेनियम 236 है या 235 है, तो ये तो Z हो गया। तो Z का मान कितना हो गया? 92। प्रोटॉन की संख्या इतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही प्रोटॉन होंगे। और यदि मैं कहूँ कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स लिए आप क्या करेंगे? 235 में से 92 को माइनस करेंगे 5 - 2 कर देंगे, 3 आ गया, और 5 - 2 3 हो गया, और यहाँ 3 है 13 हो गया, 13 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 143। तो 143 क्या हो गए? 143 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब जा देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस कब स्टेबल होता है और कब वह अनस्टेबल होता है, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अनस्टेबल वह कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एपिसोड में देखने जा रहे हैं। ओके, न्यूक्लियस। और इसके बाद क्या है? तो जब वह अनस्टेबल है, न्यूक्लियस कोई भी अनस्टेबल है, तो जानते हैं पीछे हम लोग चैप्टर पढ़े हुए हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो मेन काज था वो क्या था? रेडियो एक्टिविटी का जो मेन काज था वह था न्यूक्लियस का अनस्टेबल होना। तो क्वेश्चन यह है कि वह अनस्टेबल हुआ ही क्यों? किसी न्यूक्लियस को अनस्टेबल होने के पीछे रीजन क्या होता है, वह चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। क्लियर? चलिए, हालांकि यहाँ का बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ रेडियो एक्टिविटी में। यहाँ पर क्योंकि हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, कैसे होता है,
तो ये सब पढ़ना है हमको, अभी आगे पढ़ना है हम लोगों को। तो पहले सिस्टमैटिक, आइए चलिए बेसिक पॉइंट पर हम लोग हैं। तो यह न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 143 हो गई न्यूट्रॉन्स की संख्या। क्लियर? अच्छा, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 92। एक काम करते हैं कि यहाँ पर देखा जाए कि n/z का रेशियो क्या है। n/z का रेशियो क्या है? तो n यानी कि 143 अपॉन और z मीन्स 92, डिवीजन कर दिया जाए तो 143 में 92 का यदि डिवीजन किया जाए तो 192 3 - 2 1 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, और यहाँ 14 - 9 यानी कि 5 हो गया, 51 पॉइंट लगा दिया जाए। एक यहाँ पर 0 लगा दे सकते हैं, और 5 से मल्टीप्लाई किया जाए ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो, या 6 से 9 नहीं जा पाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 2 × 10, 5 2 × 10 0 1 46 तो 510 में से 460 माइनस कर दीजिए, 0 11 6 यानी कि 50 यानी कि 1.55, तो अप्रॉक्स आया 1.55। ओके, तो क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यूरेनियम के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जेड की जो वैल्यू आ रही है, z = 92 है और न्यूट्रॉन्स की संख्या 143 है। मीन्स कि n/z का यदि मैं रेशियो देखूं तो यूरेनियम के लिए आ गया 1.55, अप्रॉक्स 1.55। दिस इज द रेशियो। क्लियर? तो दिस इज द वेरी मैजिकल पॉइंट। कहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी न्यूक्लियस कब अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। यदि ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे ही मैं लेड के लिए निकालूं पीबी के लिए, तो पीबी के लिए यदि निकाला जाए तो फॉर पीबी n/z की वैल्यू आएगी 1.52। ओके, और यदि ऐसे ही बिस्मथ के लिए निकालूं तो n/z की वैल्यू आएगी ना 1.53। ओके, अब जानते हैं आप क्या कि आप रेडियो एक्टिविटी में आपको बता चुका हूँ क्या कि जितने भी रेडियोएक्टिव 4 रेडियोएक्टिव सीरीज होते हैं वहाँ पर जानते, याद आ रहा होगा, 4n+1, 4n +1, 4n+2, 4n+3, ये 4 रेडियोएक्टिव सीरीज थे। सबके जो लास्ट प्रोडक्ट थे वह लेड हुआ करते थे, और एक जगह केवल था जहाँ पर बिस्मथ था ना। पीछे वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास सब कुछ दिया हुआ है ना, पूरी रेडियोएक्टिविटी आपको गजब का दिया हुआ है सब कुछ। हर चैप्टर एक जगह है आपका, तो पूरा रेडियोएक्टिविटी शुरू करिए तो रेडियोएक्टिविटी को जम करके पढ़िए। अब न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस को स्टेप बाय स्टेप वीडियो नंबर 1 से लेकर के सारे वीडियो उस चैप्टर का देखते जाइए। बहुत ही गजब का सब कुछ आपको मिलने वाला है, मिल रहा है आपको, अच्छी तरह से तैयार करिए। ओके, P100 फिजिक्स, मैं SDP सर। चलिए, तो लेड के लिए हम लोग देखा कि n/z = 1.52, बिस्मथ के लिए देखा n/z = 1.53 है। क्लियर? और यहाँ पर देख रहा हूँ कि यूरेनियम के लिए, हाँ, यूरेनियम का हम लोग अभी निकाले थे 1.55 है। अब आइए जैसा इससे क्या क्लियर होता है। चलिए, अब इन बातों को थोड़ा सा हटा दूँ यूरेनियम के लिए। तो चलिए, यूरेनियम के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। हाँ, इससे क्या क्लियर होता है आइए देखते हैं। तो जितने भी रेडियो एक्टिव सीरीज होते हैं, जितने भी हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, अब सवाल है कि हैवियर एलिमेंट हम किसको माने, कौन सी ऐसी डिजिट है कि जहाँ के आगे हम हैवियर एलिमेंट बोलते हैं। तो यह लेड, तो चूंकि 4 सीरीज जो होती हैं उनमें से तीन का लास्ट प्रोडक्ट लेड होता है। लेड या लेड आइसोटोप, लेड का आइसोटोप 82, लेड 82। क्लियर? तो लेड या लेड के आइसोटोप्स ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रेडियो एक्टिव सीरीज होती हैं सबका अंतिम प्रोडक्ट लेड या लेड का आइसोटोप होता है। 206, 207, 208 लेड।
और एक ही एक्टिनियम सीरीज होती है कि जिसका बिस्मथ होता है। और यह देख रहे हैं हम लोग कि पीबी का मान जो है लेड के लिए 1.52 है और बिस्मथ के लिए 1.53 है। तो इसको लेड को देखिए, यह तो बिस्मथ लास्ट प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन बॉर्डर मानते हैं हम 1.52 को। इसका मतलब यह हुआ क्या कि वे सारे के सारे एलिमेंट जिनका n/z का रेशियो ग्रेटर और इक्वल टू 1.52, तो ग्रेटर कर दिया जाए तो n/z का रेशियो ग्रेटर देन 1.52 होता है ना, वे सब के सब अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं वे सब के सब? वे सब के सब अनस्टेबल होते हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट। जब कभी भी n/z का मान 1.52 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1.52, तो इसे अनस्टेबल बोलते हैं। तो पीबी को क्या कहेंगे? पीबी स्टेबल है। इसीलिए सभी जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस थे, सबका अंतिम प्रोडक्ट इसलिए लेड हुआ करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लेड को क्या मानेंगे? तो लेड को ना, पीबी को हम मानेंगे क्या? स्टेबल मानेंगे। पीबी को स्टेबल मानेंगे। तो अब इसके ऊपर हम बिस्मथ को क्या माने? तो बिस्मथ इस नियम का थोड़ा सा फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका देखिए 1.53 है, तो नियम तो इसको क्या होना चाहिए? अनस्टेबल। लेकिन बिस्मथ भी स्टेबल होता है, तभी तो लास्ट प्रोडक्ट के रूप में आता है। तो इसका एक एक्सेप्शन मात्र केवल यह है, एक है बिस्मथ। समझे ना? तो बिस्मथ को हम क्या मानेंगे? बिस्मथ ही एक ऐसा है कि जो 1.52 से ज़्यादा है, यानी कि 1.53 है, फिर भी क्या है? वह स्टेबल है। केवल ओनली बिस्मथ, तो फिर भी वह स्टेबल है। ओके, अब आ जाइए। तो ये है मेन पॉइंट हम लोगों का ना। यदि बिस्मथ को स्टैंडर्ड मान ले, यदि n/z ग्रेटर आर इक्वल टू 1.53 कर देना, तो ऐसे इक्वल ग्रेटर आर इक्वल कर सकते हैं 1.53। इसके ऊपर बिस्मथ को स्टैंडर्ड माने, तो इसके ऊपर तो हम कहेंगे कि ग्रेटर आर इक्वल टू 1.53 है, तो ये सब के सब क्या होने हैं? अनस्टेबल होने हैं। अब जैसे अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? हम लोग न्यूक्लियस की धुनाई कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें समझिए अच्छी तरह से। चलिए, तो ऐसा होता क्यों है? जैसे यदि अभी लिया जाए हाइड्रोजन 1H1, तो एक प्रोटॉन है, उसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो 1H1 है ना, 1H1, तो 1H1 एक प्रोटॉन है और उसका मास नंबर भी 1 है। यदि ड्यूट्रॉन लिया जाए, ड्यूटेरॉन, तो 1H2 एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो 1H2 के लिए यदि हम देखें कि n/z का रेशियो क्या है, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, n/z 1, तो n/z बराबर 1, 1/1 इक्वल टू 1, तो 1 है। तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, जो भी हल्के न्यूक्लियस हैं, तो हम देख रहे हैं कि उनका मान 1.5 से बहुत ही कम है। जैसे जैसे z का मान बढ़ता है, जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे न्यूट्रॉन का मान भी बढ़ता है। लेकिन जब हम 20 मास नंबर 20 से आगे बढ़ते हैं, तो यह देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, उसकी तुलना में जो न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम को ले लीजिए। यूरेनियम, तो यह देख रहे हैं लगभग 50 टाइम्स प्रोटॉन की संख्या से यह लगभग 50 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। यानी कि यहाँ पर देखें, अभी हम लोग निकाले थे 143 आया था, तो यूरेनियम 235 को यदि देखा जाए, यूरेनियम 235, तो 92 उसमें प्रोटॉन है और 143 उसमें क्या है? न्यूट्रॉन है। तो लगभग 1.5 गुना है ना, 50% ज़्यादा, 50% ज़्यादा के आसपास अप्रॉक्स न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो अब जैसा देखिएगा, तो जितना भी जो भी एलिमेंट जिनका भी z का मान 92 से अधिक होता है,
ऐसे को कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनकी खासियत क्या है? ये सभी के सभी चूंकि N/Z का मान 1.52 से ज़्यादा है और इसलिए ये सब के सब क्या हैं? अनस्टेबल है। क्लियर हो गए? अब हम यहाँ पे दो बातें बता रहे हैं। पहली बात यह है कि अनस्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, और दूसरी बात है अनस्टेबिलिटी हुई कैसे। क्लियर? तो चलिए आइए अब दो बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट था हमारा N और Z का रेशियो। ठीक, तो N और Z का रेशियो आप क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ से आगे बढ़िए। हाँ, अब यहाँ से आगे आइए देखिए जाए। देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 92 प्रोटॉन्स है ना। तो यह 92 प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जानते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है न्यूक्लियस का? तो न्यूक्लियस का ऑर्डर है 10⁻15 मीटर, यानी फर्मी के ऑर्डर का न्यूक्लियस है। तो इसका यानी कि रेडियस क्या कहना, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। अब इसमें यदि यह यूरेनियम 235 लिया जाए तो 92 प्रोटॉन्स हो गए। तो अब इसमें 92 प्रोटॉन, सपोज करिए हम प्लस साइन बना रहे हैं प्रोटॉन के लिए ना, प्लस साइन बना रहे हैं प्रोटॉन्स के लिए, तो ये 92 प्रोटॉन्स इसमें हैं, इसी उस साइज में। अच्छा, और अब देख रहे हैं कि आप 143 न्यूट्रॉन हैं। तो अब जैसे सपोज करें कि रेड पॉइंट हम बना दे रहे हैं, यह है ना जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये रेड पॉइंट हम बना दे रहे हैं, ये न्यूट्रॉन के लिए हम बना दे रहे हैं। ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, अब जा देखिएगा। तो स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन था, पहली बात ये कि स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था, स्टेबिलिटी न्यूक्लियस कैसे स्टेबल है। तो बहुत पहले मीन्स कब की हम बात बता रहे हैं आपको? तो बहुत पहले मीन्स कि 1935 के पहले। तो 1935 ईस्वी के पहले विश्व के समस्त साइंटिस्टों के बीच में यह जो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है, तो यह विश्व में सभी साइंटिस्टों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या बहुत बड़ा चैलेंज था? ये तो कन्फर्म हो चुका था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, ये तो कन्फर्म हो चुका था। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, ये ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका था। क्लियर? अच्छा, अब चूंकि यह इतना छोटा सा न्यूक्लियस है और यह प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलॉम्ब्स फोर्स काम करता है। तो दो प्रोटॉन के बीच में यदि इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, यानी कि दो प्रोटॉन हैं, यह दो प्रोटॉन हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो आप जानते हैं कि कूलॉम्ब का फोर्स F बराबर कितना होता है? 1/4πε0 क्या Q1 Q2/r²। ये फोर्स था। चूँकि R का मान बहुत ही कम था, 10⁻15 के ऑर्डर का था। तो जब दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, R का मान बहुत ही कम है, तो यह इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि R का मान बहुत ही कम था। तो प्रोटॉन के बीच में हायर फोर्स इज एक्सर्ट बिटवीन दीज टू प्रोटॉन्स। तो सभी प्रोटॉन के बीच में कूलॉम्ब का फोर्स, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है। तो जब यह इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है, तो नाउ द क्वेश्चन कि इसकी स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस कैसे संभव है। इस छोटे से, यानी कि 1 मिलीमीटर, जो हम लोग का स्केल होता है ना, इंच पटरी, तो जो स्केल होता है उस पर 1 सेंटीमीटर के में देखते हैं 10 पतले छोटे छोटे निशान बने होते हैं ना, एक यानी कि 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर ले लीजिए, उसका 1 लाख हिस्सा कर दीजिए, कितना मिला? कर दिया? 1 मिलीमीटर का 1 लाख हिस्सा कर दीजिए। जो पाए है ना, उसका 1 करोड़ हिस्सा कर दीजिए। अब क्या पाए? अब जो पाए हैं वही न्यूक्लियस है। तो दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्मी, 10⁻15 उसका रेडियस है। नाउ द क्वेश्चन कि इतने छोटे से हिस्से में यहाँ यूरेनियम की यदि बात करें तो 92 प्रोटॉन्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सा फोर्स वहाँ पर काम कर रहा है। तो दिस वाज ए ग्रेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द ऑल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ा चैलेंज था। क्लियर? तो क्या हुआ, अब जा देखिए। तो यह तो था कि यह कैसे, तो यहाँ पर तो यानी कि क्वेश्चन था स्टेबिलिटी, हाउ न्यूक्लियस इज स्टेबल, दिस वाज ए ग्रेट चैलेंज।
कैसे दूर हुआ, क्या हुआ, आइए अब आइए देखा जाए और आगे चलते हैं। तो सब पहला पॉइंट यह है कि जो यहाँ पर कूलॉम का फोर्स, तो कूलॉम का फोर्स ना, कूलॉम का जो फोर्स था, कूलॉम का फोर्स इसके स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि जितना ही ज़्यादा कूलॉम का फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा जितना ही ज़्यादा कूलॉम का फोर्स होगा, चूँकि कूलॉम का फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव है, तो हर प्रोटॉन एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है ना, एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, हर प्रोटॉन एक दूसरे पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे पॉसिबल है। तो यह रहस्य सुलझने वाला नहीं था, बहुत लंबे दिन तक चला, कई 100 साल तक चला। तो बात है 1935 की, ओके, अच्छी तरह से समझिएगा सारी बातें। तो बात है 1935 की, जापानी साइंटिस्ट युकावा एक्सचेंज 3 ऑफ द फोर्स, युकावा एक्सचेंज थियरी ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स का एक्सचेंज थियरी युकावा की 1935 में क्या आया। तब वह कहता है युकावा कि यहाँ पर एक फोर्स और काम करता है, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के अलावा एक फोर्स और काम करता है। एक क्या बोला, फिर से सुनिए कि यह इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कूलॉम का फोर्स प्रोटॉन के बीच लग रहा है, इसके अलावा एक और फोर्स काम करता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो पहली बार सामने आया कि यहाँ पर एक और फोर्स काम करता है, जिसको नाम दिया उसने न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर, न्यूक्लियर फोर्स। और यह न्यूक्लियर फोर्स, यह कूलॉम के फोर्स का जो दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कूलॉम फोर्स है, इसकी तुलना में यह फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर, बहुत ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन के बीच भी फोर्स लगता है, या प्रोटॉन के बीच भी फोर्स लगता है, लेकिन न्यूक्लियस की चूँकि बात हो रही तो हम क्या न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं। तो प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्स की तुलना में युकावा कहता है कि यहाँ पर जो एक और भी फोर्स यहाँ पर है अंदर, और उस फोर्स का इसे न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण नाम रखा उसका न्यूक्लियर फोर्स। और कहा अब यह न्यूक्लियर फोर्स मतलब बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थ्योरी थी फोर्स के विषय में, क्योंकि उसके पहले पूरे विश्व में किसी साइंटिस्ट को कोई भी आइडिया नहीं थी। क्लियर, उसके पहले कोई आइडिया नहीं थे। तो अब क्या कहता है कि न्यूक्लियर फोर्स द कॉज ऑफ दिस फोर्स, और कहता है कि इस फोर्स का कारण क्या है, या कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसा होता है, सब कुछ डिटेल इसका हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यह न्यूक्लियर फोर्स कहता है कि कॉज ऑफ दिस फोर्स, ओके राइट देयर, कहता है कि कॉज ऑफ दिस फोर्स इज exchange of पाई मेसन। तो कहता है कि कॉज ऑफ दिस फोर्स इज द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन। तो एक्सचेंज, इसीलिए नाम पड़ा इसका एक्सचेंज फोर्स। कहता है कि एक्सचेंज मीन्स कि कहता है कि यहाँ पर और फोर्स प्रेजेंट है, उस फोर्स का नाम रखा उसने न्यूक्लियर फोर्स, और कहा कि द कॉज ऑफ दिस फोर्स इज द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन। अब पाई मेसन चूँकि यह शब्द पहली बार आया था, पाई मेसन पहली बार शब्द आया, और यह पाई मेसन को युकावा ने ही इन्वेंशन किया? नहीं, कि ना महान साइंटिस्ट है। देखिए युकावा यहाँ पर ना इस समस्या को, जो बहुत बड़ी समस्या थी स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस को युकावा कितनी आसानी से देखिए कैसे प्रूफ कर रहा है। तो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थियरी थी वह उस अपने समय की। तो क्या कहता है युकावा, देखिए जैसा यहाँ पर और आगे देखिए, तो कहता है युकावा यहाँ पर कि ये जो पाई मेसन है ना, इसका मतलब ये हुआ कि पाई मेसन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो युकावा ने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया, हाँ वेरी फैंटास्टिक। युकावा यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि संभावना व्यक्त किया कि यहाँ पर एक कोई न कोई पार्टिकल अवश्य होगा। सोचिए, महान साइंटिस्ट।
तो युकावा कहता है कि यहाँ पर प्रेडिक्शन ऑफ युकावा क्या कहता है? कहता है कि देयर शुड बी ए particle which mass is greater than electron, but less than proton and न्यूट्रॉन। माइंड है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेबिलिटी को डिस्कस करते समय युकावा क्या कहता है? कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक कोई पार्टिकल होगा। और उसका रीजन क्यों कहता है? खोजा नहीं था, वो कहा कि होना चाहिए और इस पर कहा कि एक पार्टिकल होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए? क्या करने के लिए? कहा कि एक्सचेंज करने के लिए। दैट इज द एक्सचेंज थियरी ऑफ द फोर्स। तो एक्सचेंज थियरी ऑफ द फोर्स क्या है? हम जैसे हमारी मैं आपसे पूछूं कि फोर्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स, तो आप कहेंगे कि द फोर्स इज द काज ऑफ एनी डिस्प्लेसमेंट ना, मीन्स दैट इज द एक्सटर्नल काज बाय विच ए बॉडी कैन डिस्प्लेस। यानी कि बस फोर्स क्या है? तो फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने की कोशिश करे। लेकिन यह लोअर क्लास के लिए ठीक था, क्लास 6 के लिए यह डिफिनीशन यहाँ तक चलता है। लेकिन अब ऐसे डिफिनीशन आप नहीं देंगे। आप यदि आप ऐसे डिफिनीशन देंगे तो मैं देखा अभी कहीं कोई टीचर पढ़ा रहे थे और वो कोटा में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला कि वह जो है यही डिफिनीशन दिया उन्होंने कि वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करने की कोशिश करे। सवाल यह है कि यदि आप यहाँ पर अभी IIT की क्लास और नीट की क्लास में पढ़ा रहे हैं कि धक्का देने को फोर्स कहते हैं, तो आप बताइए कि यह एक्सचेंज थियरी और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल छोड़िए, कम ऑन द पॉइंट। तो हम लोग की बात है स्टेबिलिटी ना, हम लोग की बात है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रेडिक्शन ऑफ द युकावा का क्या प्रेडिक्शन था। युकावा का प्रेडिक्शन क्या है? क्या प्रेडिक्ट किया युकावा ने? कहा कि पहली बात यह है कि फोर्स होता ही क्या है। तो इन द टर्म्स ऑफ द युकावा क्या कहता है फोर्स के विषय में? कहता है कि फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी और द टू फील्ड्स। किसी दो फील्ड या किसी दो बॉडी या किसी दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन जो केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं रिएक्शन, तो दैट इन द फिजिक्स दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन ना, इंटरेक्शन। तो फोर्स दो वस्तुओं, दो पार्टिकल, दो फील्ड के बीच में इंटरेक्शन है। और यह दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ समथिंग। यानी कि कभी भी यह जो फोर्स होता है ना, कभी भी जब फोर्स लगता है दो फील्ड के बीच में, दो बॉडी के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में, तो जब तक उनके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा, तब तक फोर्स नहीं लगता। अब जानते हैं आप कि देयर आर 4 टाइप ऑफ द फोर्सेज इन द नेचर में कुल 4 प्रकार के फोर्सेज हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मास के बीच में फोर्स लग रहा है, तो किसके कारण से लग रहा है? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द ग्रेविटॉन्स। नंबर 2 का और कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, या चार्ज और किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगने वाला फोर्स, तो यह फोर्स कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसका कारण क्या रहा? इसका कारण रहा ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द फोटॉन्स। यानी कि जब भी कभी दो चार्ज के बीच में फोटॉन का एक्सचेंज होता है, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ द फोटॉन्स। एंड द एक्सचेंज ऑफ द फोटॉन्स इज द रूट काज बिहाइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस, क्या है? फोटॉन का एक्सचेंज ऑफ द फोटॉन्स इज द रूट काज, एक्सचेंज ऑफ फोटॉन इज द रूट काज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड नंबर 3 पर कौन सा है? वीक फोर्सेज। एशियन बोस ने जिसका इन्वेंशन किया, भारतीय साइंटिस्ट। वीक फोर्सेज, तो वीक फोर्सेज
किसके एक्सचेंज के कारण से उत्पन्न होते हैं? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द बोसॉन। और नंबर 4 पर है न्यूक्लियर फोर्स। तो नंबर 4 पर आया कौन? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स किसके कारण, किसके एक्सचेंज के हो रहा है? तो न्यूक्लियर फोर्स, काज ऑफ दिस फोर्स इज द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन। तो पाई मेसन के एक्सचेंज के कारण हुआ। क्लियर? आ जाइए और आगे बढ़ते हैं यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई मेसन युकावा को ज़रूरत थी पड़ी वहाँ पर कि आखिर दो न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स तो वहाँ पर है नहीं। तो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स किसके कारण से लग रहा है? प्रोटॉन के बीच में फोर्स किसके कारण से लग रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स किसके कारण से लग रहा है? तो युकावा को एक ज़रूरत थी किसी पार्टिकल की जिसके एक्सचेंज के कारण वहाँ पर फोर्स लगता हो। तो युकावा ने इसका इन्वेंशन नहीं किया। युकावा ने कहा कि वहाँ पर, यानी कि प्रेडिक्शन ऑफ द युकावा क्या था? कहा कि देयर शुड बी ए पार्टिकल विच मास इज ग्रेटर देन। तो कहता है युकावा कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल अवश्य है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम है, इसमें होगा। और उसी के एक्सचेंज के कारण से यह फोर्स लग रहा है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो सीधे शब्दों में न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स है? तो पहली लाइन कि न्यूक्लियर फोर्स इज दैट फोर्स विच रिस्पॉन्सिबल टू बाउंड्स ऑल द न्यूक्लियंस इन साइड द न्यूक्लियस। हिंदी में न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल, हिंदी में नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स वह फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर सभी न्यूक्लियंस को आपस में बांध करके बाउंड करके रखता है, बांध करके रखता है, उसी फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यह फोर्स कैसे उत्पन्न होता है? तो यह फोर्स पाई मेसन उसका नाम है, पाई तो पाई मेसन के एक्सचेंज के अदला बदले के कारण होता है। मीन्स इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द पाई मेसन। दिस फोर्स वाज इन्वेंटेड बाय युकावा, जापानी साइंटिस्ट, इन 1935 जापानी साइंटिस्ट। और यह इसका पाई मेसन का इन्वेंशन किसने किया? तो युकावा ने इसका इन्वेंशन नहीं किया था, युकावा ने प्रेडिक्शन किया था। युकावा ने क्या प्रेडिक्शन किया, प्रेडिक्ट किया, संभावना व्यक्त किया था। और रियल में इसका इन्वेंशन कब हुआ? तो रियल में इसका इन्वेंशन करने वाला साइंटिस्ट था, उसका नाम लिखिए, साइंटिस्ट था एंडरसन इन 1947। और कहाँ पर इसका इन्वेंशन किया? तो इन द कॉस्मिक रेज। तो इसका इन्वेंशन किया कॉस्मिक रेज में एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने किया। एंडरसन 1947 में जाकर के इन्वेंशन हुआ, 12 साल बाद। और 12 साल पहले ही संभावना व्यक्त कर दिया था युकावा ने कि यहाँ पर कुछ है। और एंडरसन ने उसको कॉस्मिक रेज में पाया, उसका इन्वेंशन किया, रियल इन्वेंशन हुआ 1947 में। क्लियर हो गए ऑल अबाउट? आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखिएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो थ्योरी दिया युकावा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी यहाँ पर कूलॉम का फोर्स क्या था? प्रॉब्लम क्रिएट किया था। युकावा का एक्सचेंज फोर्स ने क्या किया? उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसको रिजॉल्व किया। कैसे किया? आइए अब इस पॉइंट पे चलते हैं। अब इस पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम या जो अनस्टेबिलिटी थी न्यूक्लियस की वो कैसे दूर हुई। देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है, पहले हम लोग चलते हैं इस पॉइंट पर कि पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी नोट कर लेते हैं कि यह न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टीज। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले हम जैसा इस यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ थी पहले हम लोग इसको देख लेते हैं और तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर वन प्रॉपर्टी क्या थी? इस न्यूक्लियर फोर्स का नेचर क्या था? नंबर 1 नेचर क्या था इसका? चलिए, तो सबसे पहली बात यह थी कि नंबर 1 पे लिखेगा कि दिस फोर्स इज द नॉन इलेक्ट्रिकल।
नॉन इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल मीन्स कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स, यह कूलॉम का फोर्स नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाइए, नंबर 2 पर आइए। नंबर 2 पर नॉन ग्रेविटेशनल, यह ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ना। आ जाइए नंबर 3 पर आ जाइए ना। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन। तो पाई मेसन की हिस्ट्री आपको बताया हमने अभी। तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द पाई मेसन, तो पाई मेसन के एक्सचेंज के कारण से ये उत्पन्न होता है। आइए नंबर 4 पर क्या था। नंबर 4 पर क्या था? इट हैज प्रॉपर्टी, ओके। तो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, यानी कि इसके अंदर इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन मीन्स ये हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि इट वर्क्स या इट एग्जिस्ट बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन हैं पास, तो यह इन्हीं 2 के बीच एग्जिस्ट करता है। ये 2 दूर न्यूट्रॉन है ना, इनके बीच नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक सैचुरेशन प्रॉपर्टी है। यह एक फिक्स रेंज में काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, और इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है? अभी मैं आगे रीजन डिस्कस कर रहा हूँ। इसका रीजन यह है कि जो पाई प्लस, तो ये पाई मेसन है ना, तो पाई मेसन 3 टाइप के होते हैं। आइए जरा सा पहले इसको देख लिया जाए। चलिए अभी हम बाद में इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं ना। तो चलिए, तो पहले अब यहाँ पर लिखिएगा कि इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ द सैचुरेशन। ध्यान दीजिए शब्दों पर, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। क्लियर? ऑफ सैचुरेशन मीन्स कि यह जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, कुछ भी 2 पार्टिकल हैं, तो जो यह नियरेस्ट वाले होते हैं अगल बगल में, केवल उनके बीच काम करता है। ये दूर में जो है उनके बीच से काम नहीं करता। सवाल ये है कि क्यों नहीं करता। आइए यही डिस्कस कर लेते हैं, क्यों नहीं करता। अब इसका रीज़न समझने के लिए अब यहाँ पे एक हेडिंग कर दीजिए, अलग से कर दीजिए। तो अलग से कर दीजिए क्या कि अब यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए पाई मेसन। तो इसका इन्वेंशन एंडरसन ने किया 1947 में, और कैसे हुआ? कॉस्मिक रेज में हुआ था। अब यहाँ पर लिखिए कि ये पाई मेसन कितने टाइप के एक्चुअली होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पाई मेसन। कौन कौन? पाई पॉजिटिव, प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल। इसका यह चलिए, हाँ, ये जो प्लस पाई मेसन है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरत नोट बनाइएगा अपना फर्स्ट क्लास। क्लियर? क्या कर रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियस की धुनाई कर रहे हैं। स्टेबिलिटी टॉपिक आज का, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस कैसे स्टेबल होता है, कब स्टेबल होता है, क्यों अनस्टेबल होता है। क्लियर? आइए, तो क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स मैथ्स टीपी सर। ओके कमान। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पाई मेसन है, इसका मास कितना होता है? तो m पाई प्लस का मास होता है इसका, इलेक्ट्रॉन के मास का 274 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लिखिए, क्लियर करके लिखिए इसको। मैं यहाँ लाइन हटा दूँ, सैचुरेशन प्रॉपर्टी नोट कर लिए होंगे। ये प्रॉपर्टी नोट के मैं इस लाइन को हटा दूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन हो गया, और ये सैचुरेशन की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी स्पेस चाहिए, हटा दूँ इसको। आ जाइए, चलिए अब जा देखिएगा। तो यहाँ पर पहले हम पाई मेसन को डिस्कस कर दें। तो m यानी कि मास ऑफ द पॉजिटिव पाई मेसन 274 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसका एवरेज लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड।
ध्यान दीजिएगा, इसका यह क्रिएट हुआ कितने देर के लिए? 10⁻⁸ सेकेंड के लिए। तो 10⁻⁸ सेकेंड में तक ही इसका एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻⁸ सेकेंड में नष्ट हो जाएगा। हाँ, न्यूट्रॉन भी बाहर, न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन की भी हाफ लाइफ टाइम होती है, यानी कि उसका भी एवरेज टाइम होती है, वह भी नष्ट हो जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है, बाहर स्टेबल नहीं होता। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं अभी पाई मेसॉन की। तो पॉजिटिव पाई मेसॉन 274 ऑफ एमई, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास का 274 गुना मास होता है प्लस पाई मेसॉन का, और इसका एवरेज लाइफ टाइम है, दिस इज द मीन लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड। एंड द सेम डाटा फॉर दिस आल्सो, बिल्कुल यही माइनस वाले का भी 274 और मीन लाइफ टाइम उतना ही। लेकिन इसका जो न्यूट्रल पाई मेसॉन है ना, इसका मास है m, न्यूट्रल पाई मेसॉन बराबर 264 ऑफ एमई। इलेक्ट्रॉन के मास का 264 गुना मास होता है, लेकिन हाफ लाइफ टाइम इसका बहुत ही कम है। मीन लाइफ टाइम, नॉट हाफ लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम। तो मीन लाइफ टाइम इसका है 10⁻⁻16 सेकेंड के अप्रॉक्स। तो दिस इज द मीन लाइफ टाइम। एंड नाउ द क्वेश्चन कि जब इसका हाफ मीन लाइफ टाइम ही 10⁻⁸ सेकेंड है, तो वह कितनी देर और कितनी दूर तक जा सकता है? कितनी देर और कितनी दूर तक जा सकता है? यही रीजन था कि क्यों न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन टाइप के होते हैं। इसीलिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है ना, बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन आती है, वो सबके लिए कांस्टेंट, सभी न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होती है। यही रीजन था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड मीन्स कि यह जस्ट नियरेस्ट पार्टिकल के बीच में ही काम कर सकते हैं, यह दूर, इससे दूर काम नहीं कर सकते, यानी कि यह सैचुरेट होते हैं। यह जितना चाहे उतना नहीं हो सकते, इनकी सैचुरेशन होता है, यह सैचुरेट होते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टॉपिक हम लोगों का प्रेजेंट टाइम में कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो नंबर 1 इज द नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर, नंबर 2 इज द नॉन ग्रेविटेशनल नेचर, नंबर 3 is the due to the exchange of the pi meson, number 4 is the it has property of the saturation, it has property of saturation, इनकी प्रॉपर्टी सैचुरेट होती है। ओके, अब आइए 4 नंबर हो गया, अब चलते हैं 5 नंबर पर। नंबर 5, हाँ, तो अब नंबर 5, यह न्यूक्लियर फोर्स देखिएगा। तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। नंबर 6 प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर हो गया ना। और शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स मीन्स कि इनका जो रेंज है ना, इनका रेंज या फर्मी के लेवल पर, यानी कि यह इनका नेचर क्या है? शॉर्टेस्ट रेंज, यानी कि सबसे छोटे रेंज में काम करने वाले हैं। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, क्या कहेंगे आप? शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। रेंज क्या है? रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी, वन फर्मी के ऑर्डर पे काम करते हैं। आइए, नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पे चलिए, सारे पॉइंट नोट करते जाएंगे, फर्स्ट क्लास। हाँ, नंबर 7, हाँ, तब तक कुछ याद करिए। और क्या है भाई? नंबर 7 पे अपने मन से कुछ लिखिए। तो लिखा नहीं? लिखे? चलो आ जाओ, हम बता रहे हैं, अब लिखिए। चलिए, नंबर 7, हाँ, नंबर 7 में भी क्या बचा हम लोगों का? क्या यह चार्ज डिपेंडेंट है? क्या चार्ज पे डिपेंड करते हैं? नहीं भाई, जब इलेक्ट्रिकल पहले ही लिख दिया इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा? तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द
चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। नंबर 8 तब किस पर डिपेंड करता है? इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द spin of nucleus. It depends on the spin of the nucleus. यह स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, अंडरलाइन मारिए, किस पर नहीं करता है और किस पर करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस के स्पिन पे डिपेंड करता है। ओके, और स्पिन के कारण जानते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम होता है। तो चलिए, तो हम लोग बाद में डिस्कस किया जाएगा इन सब बातों को। अभी यहाँ जो टॉपिक है हम लोग वहाँ चलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्पिन पे डिपेंड करता है। क्लियर? आइए अगला पॉइंट, 8 पॉइंट हो गए हम लोग के। तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स की 8 प्रॉपर्टी आपको दिखाए, 8 प्रॉपर्टी बताया हमने आपको यहाँ पे। क्लियर हो गए? चलिए अब जा देखिएगा। चलिए, तो यह 8 प्रॉपर्टी हम लोग देखें यहाँ पर, न्यूक्लियर फोर्स की 8 प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सब लिस्ट आपको बना दिया। आइए कम ऑन द पॉइंट। तो यहाँ पर 2 बातों की हम लोगों का करंट टॉपिक क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे 2 फोर्स हम लोगों को मिले। एक फोर्स मिला न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स प्रोटॉन के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स। और एक प्रॉपर्टी, नवी प्रॉपर्टी जैसा लिख दें यहाँ पे, तो एक प्रॉपर्टी और याद आ गई, उसको भी लिख दें। न्यूक्लियर फोर्स किस नेचर का होता है? मैं कहूँ कि वनली अट्रैक्टिव, वनली रिपल्सिव, बोथ, नॉन ऑफ दीज। मार दिए निशान किसी पर, बोथ, यस, ओके, गुड। तो लेकिन ये जनरली, इन जनरल इट इज अट्रैक्टिव नेचर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें, क्या, क्यों, कैसे। P100 फिजिक्स बाय STP सर। चलो आ जाओ। तो इन जनरल इट इज अट्रैक्टिव नेचर, होता तो यह है अट्रैक्टिव नेचर का, लेकिन यदि अट्रैक्टिव नेचर का होता, ध्यान दीजिएगा, यदि यह अट्रैक्टिव नेचर का ही केवल होता और यदि रिपल्सन न होता, यदि अट्रैक्शन की कोई लिमिट न होती, यदि अट्रैक्शन की कोई लिमिट न होती, तो रिजल्ट जानते क्या होता? रिजल्ट जानते क्या होता? रिजल्ट ये होता ना कि न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाता। इसीलिए यह अट्रैक्टिव, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। यानी कि यदि न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ खींचा जाए, पोटेंशियल एनर्जी कर्व खींचूं, तो दिस विल बी द ग्राफ। ओके, फैंटास्टिक। मीन्स कि देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इधर पॉजिटिव है, इधर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो ये पॉइंट कितना है? यह पॉइंट है 0.5 फर्मी। मीन्स ये हुआ कि दो न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस जब 0.2 से 0.5 से कम होता है, 0.5 फर्मी से, माइंड हियर, जब दो न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस 0.5 फर्मी से कम होता है तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, और जब उनकी डिस्टेंस लगभग 0.5 से ऊपर होता है तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो दिस इज द डिस्टेंस r। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो जनरली हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं उनकी डिस्टेंस 0.5 फर्मी से अधिक ही होती है, इसलिए अट्रैक्शन बना रहता है, इसीलिए उनके बीच अट्रैक्शन बना रहता है। जब उसकी डिस्टेंस 0.5 फर्मी से कम होती है तो माइंड हियर, तो 0.5 फर्मी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट है 0.5 फर्मी, और ये पॉइंट जो है ना, या यहाँ फिर से बनाइए, देखिए ये पॉइंट यहाँ पे यह है 0.5 फर्मी और ये है 0.2 फर्मी, माइंड हियर।
तो 0.5 फर्मी से जब कम होता है डिस्टेंस तो उनके बीच में उनका अट्रैक्शन घटने लगता है, और 0.2 फर्मी से जब कम हो जाता है तो उनके बीच रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम क्या कहें, हम क्या कहेंगे इसको कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका नेचर कैसा है, तो इन जनरल दैट इज द अट्रैक्टिव, बट व्हेन द डिस्टेंस मस्ट बी मच लेस देन 0.2 फर्मी देन देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस एंड देयरफॉर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ द बोथ ऑफ द नेचर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। क्लियर हो गया? अब आइए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस का बना हुआ था तो इनके बीच अब आप श्योर हो गए कि प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स था ना, प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो था इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव। तो इस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए वहाँ पर एक न्यूक्लियर फोर्स था, और वह न्यूक्लियर फोर्स जो कि that nuclear force is multi times stronger in comparison to the Coulomb force, और इसी ने इसको काउंटर बैलेंस किया। तो इस रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा था अभी हम लोग देखे थे कुलाम का, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यानी कि उसको प्रभावहीन बनाने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स अंदर लगा, न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच लगा? नाउ द क्वेश्चन कि यह न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच लगा? केवल प्रोटॉन के, कि केवल न्यूट्रॉन के, कि केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के? सबके बीच लगा। किसके बीच? सबके बीच। तो यह न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, सबके बीच लगा। कैसे लगा? किस इक्वेशन के थ्रू लगा? आइए आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आइए, तो हम लोग का टॉपिक अब है कि न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट कैसे हुआ। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी देखा, मेसन क्या रोल देखा। अब आइए, यह मेसन कैसे न्यूक्लियर फोर्स को क्रिएट किया। यही न्यूक्लियर फोर्स कूलॉम के इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस किया। तो चूंकि अब बैलेंस करने का फोर्स हमारे पास एक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, तो इसी न्यूक्लियर फोर्स ने कूलॉम के इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस किया, और स्टेबिलिटी क्या हो गई? फर्स्ट क्लास की न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पॉसिबल हो गई। क्लियर? ओके, दिस वाज द वेरी वेरी फैंटास्टिक कंसेप्ट। क्लियर? तो चलिए, प्रॉपर्टी आपने न्यूक्लियर फोर्स की पूरा देख लिया है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, तो अब है पॉइंट हम लोग का कि न्यूक्लियर फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो आइए अगला पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। चलो, तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, आइए अभी देखते हैं। तो हम लोग चूंकि अभी देखे हैं कि 3 टाइप के पाई मेसन होते हैं। जब भी कभी नंबर वन यहाँ पर एक बात तो पहले ही है कि कभी भी प्रोटॉन नहीं होता और कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इनका कंटिन्यूअस कन्वर्जन होता रहता है, कन्वर्जन होता रहता है। तो लिख दीजिए, पहली लाइन लिखिए कि प्रोटॉन्स continuously converted into neutrons, and similarly neutrons continuously converted into protons। कैसे? नंबर 1, जब भी कभी प्रोटॉन से, माइंड हियर दिस इज द वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। तो जब भी कभी प्रोटॉन से पाई मेसन निकलता है,
यानी कि जब भी कभी प्रोटॉन से एक पाई मेसॉन प्लस पाई मेसॉन निकलता है तो यह किसे प्रोड्यूस करता है, यह प्रोड्यूस करता है न्यूट्रॉन को, 0n1, यह न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? यानी कि प्रोटॉन से निकलता है तो प्रोटॉन से, देखिए प्रोटॉन से एक पाई मेसॉन निकलता है, यानी कि इससे निकल करके जंप करता है किस पर, इस पर। कैसे? तो P इक्वल टू क्या बना, ये उधर गया तो पाई प्लस प्लस 0n1 ना। तो देखिए, हाँ, तो इससे जब निकलता है यानी कि एक, देखिए पाई प्लस जब निकलता है तो यह न्यूट्रॉन बना देता है। क्लियर? तो अब जैसा देखिए, हाँ, तो ये हम लोग ओके, ठीक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब आइए जैसा देखिए, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन से एक पाई मेसॉन निकल करके जंप कर रहा है किसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर। देखिए न्यूट्रॉन के ऊपर, तो न्यूट्रॉन अलग हो गया, यानी कि प्रोटॉन किस में, सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन अपने अंदर से पाई मेसॉन निकाल दिया, प्रोटॉन अपने अंदर से पाई मेसॉन निकाला प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। क्लियर? जस्ट ऐसे ही जब कभी 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन, जब कभी 0n1 अपने अंदर से, यानी कि जब कभी न्यूट्रॉन से एक माइनस पाई मेसॉन निकल के जंप करता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो देखिए इससे निकला, इससे निकला, कौन निकला, माइनस पाई मेसॉन, इससे निकला और क्या बना दिया, प्रोटॉन, प्रोटॉन 1p1 प्रोटॉन बना दिया। चाहे तो यहाँ पर भी लिख दें 1p1 लिख दें, हाँ 1p1 लिख दें, अच्छा रहेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 0n1 है ना, इसका मतलब कि 0n1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं या ऐसे लिख दें, किसके बराबर होगा, तो 1p1 प्लस क्या, माइनस नेगेटिव पाई मेसॉन। ओके, तो ये दो चीज़ें, अब जैसा देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग को क्या देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ माइंड हियर, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन एंड कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन। तो कभी प्रोटॉन होता ही नहीं, कभी न्यूट्रॉन होता ही नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कंटिन्यू कन्वर्ट होते रहते हैं। और जानते हैं क्या, कि नेगेटिव पाई मेसॉन, जो नेगेटिव पाई मेसॉन है उसका जो मीन लाइफ टाइम है वह 10⁻8 सेकेंड है। इसका मतलब कि 10⁻8 सेकेंड में ही हो रहा होगा। और जो प्लस पाई मेसॉन है उसका भी लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम 10⁻8 सेकेंड है। और जो न्यूट्रल पाई मेसॉन है उसका एवरेज लाइफ टाइम 10⁻16 सेकेंड होता है। क्लियर? तो ये है ऑल अबाउट कि अंदर क्या हो रहा है। अब रिजल्ट क्या हुआ, इस कन्वर्जन के दौरान, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, इस कन्वर्जन के दौरान यानी कि प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में हो रहा है ना, प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में, और यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो रहा है। तो न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में, प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में, किसके एक्सचेंज के कारण, मेसॉन के एक्सचेंज, पाई मेसॉन के एक्सचेंज के कारण। और जानते हैं कि दिस इज द एक्सचेंज थियरी ऑफ द यूकावा, कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जब मेसॉन का एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर एक फोर्स क्रिएट करता है। जब कंटिन्यूअस आदान प्रदान हो रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाई मेसॉन का, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच पाई मेसॉन का कंटिन्यूअस एक्सचेंज होने के कारण उनके बीच एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, उनके बीच एक फोर्स लगता है। और उसका नेचर कैसा है, तो वह बोथ नेचर, यानी कि जनरली क्या होता है, क्योंकि जनरली जो दो न्यूक्लियंस होते हैं उनके बीच की दूरी 0.2 फर्मी से ज़्यादा होता है, इसलिए वह जनरली क्या होता है, उनके बीच अट्रैक्शन हो रहा होता है। यानी कि इसका जो जनरल नेचर होता है न्यूक्लियर फोर्स का, वह अट्रैक्टिव होता है। लेकिन पूछा जाए कि क्या रिपल्सिव हो सकता है, तो कहेंगे यस। कब हो सकता है, जब उनके बीच की दूरी 0.2 फर्मी से ज़्यादा हो जाएगी, और 0.2 फर्मी से कम हो जाएगी, नॉट ज़्यादा। ओके, तो ये है क्लियर मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, कैसे न्यूक्लियर फोर्स
क्रिएट हुआ, कैसे यह प्रोड्यूस हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि जो यहाँ पर जो न्यूट्रल पाई मेसन है उसका क्या रोल है। तो जो न्यूट्रल पाई मेसन है, तो जब भी कभी वह 0n1 प्लस न्यूट्रल पाई मेसन जब रिजेक्ट करता है, तो यह केवल इक्वेशन लीनियर मोमेंटम को बैलेंस करने के काम आता है, इसका कोई चेंज इससे नहीं होता। तो यह n1 ही रहता है, यानी कि 0n1 ही रहता है, यानी कि यह न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में ही कन्वर्ट किया रहता है, यानी कि वह उसे प्रोटॉन में चेंज नहीं करता। जस्ट वैसे ही 1p1 प्लस न्यूट्रल पाई मेसन, तो यह वही बना रहता है 1p1, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होती। क्लियर। तो ये था हम लोगों का मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे क्रिएट होता है। आइए और देखते हैं टॉपिक हम लोग का क्या है। चलिए आइए, तो और अगला पॉइंट, तो ये क्लियर हो गया हम लोग यहाँ पर। चलिए भाई, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से उत्पन्न होता है, न्यूक्लियर फोर्स का पूरी हिस्ट्री क्या है, और न्यूक्लियर फोर्स का युकावा थ्योरी क्या है, पाई मेसन थ्योरी क्या है, एक्सचेंज फोर्स थ्योरी क्या है। क्लियर। और मैकेनिज्म इसका क्या है न्यूक्लियर फोर्स का, सब कुछ क्लियर हो गया। वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देखिए और फर्स्ट क्लास का नोट्स बनाइए। हाँ, अब कुछ पॉइंट यहाँ पर, और पॉइंट है हम लोग का यहाँ पर कि एक पॉइंट है हम लोग का यहाँ पर कि सारे पॉइंट्स लगभग हो चुके हैं हम लोग के। यदि मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन दिया हुआ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर यदि आपकी पूरी वीडियो आपका तैयार है, तो कोई भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते। जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा है कि न्यूक्लियर फोर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिनो, एक्सचेंज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, एक्सचेंज ऑफ म्यूऑन, एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन। मार दीजिए निशान। हाँ, कौन सा, एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन, अभी पढ़ा एक्सचेंज ऑफ द पाई मेसन। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी रेशियो, सब कुछ हो चुका, हम लोग सब पढ़ चुके। चलिए, और पॉइंट अब है हम लोगों का कुछ, जैसे हाँ, यदि एक प्रोटॉन, तो पहले ये ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक पाई मेसन यदि ब्रेक कर जाए, एक न्यूट्रल पाई मेसन, क्या होता है जब एक न्यूट्रल पाई मेसन ब्रेक करता है, यानी कि डिसइंटीग्रेट होता है। तो जब यह डिसइंटीग्रेट होता है तो ये 2 फोटॉन बनाता है ना, 2 गामा प्लस गामा, इक्वेशन याद रखें। तो यह होता है जब यह ब्रेक करता है, अपने आप को तोड़ता है, तो 2 फोटॉन बनते हैं। एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पर नोट कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन कौन सा, तो जानते होंगे मास एनिहिलेशन। तो पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, जल्दी बोल दीजिए। पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हैं, मास एनिहिलेशन इसी को बोलते हैं ना, मास एनिहिलेशन। तब क्या होता है, गामा प्लस गामा, यहाँ भी कितनी एनर्जी होनी चाहिए इसकी, एक की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो एक की एनर्जी बताइए जल्दी, एक की एनर्जी कितनी होती है, पढ़ चुके हैं। टोटल एनर्जी आई थी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक की एनर्जी कितनी हुई, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए तीसरा पॉइंट, चलिए, यदि एक प्रोटॉन और उसका एक एंटी प्रोटॉन 2 आपस में मिले तो क्या होगा, प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन, इसी का एंटी पार्टिकल है। तो एक प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन मिले तो क्या होगा, तो हाँ, यह बताइए जल्दी क्या होगा, भरिए आगे, क्या होगा, यहाँ पे 5 मेसन बनेंगे। हाँ, याद रहे 5 मेसन बनेंगे, पाई प्लस यानी 2 पाई प्लस पाई माइनस प्लस पाई माइनस प्लस पाई न्यूट्रल। ओके, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस प्लस, ओके, न्यूट्रल पाई मेसन। तो दिस इज द रिएक्शन। तो ये 3 इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे यहाँ पर।
हो गया। चलिए अब यह पॉइंट हम लोगों का अगला पॉइंट है कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियस कैसे स्टेबल होता है और कैसे कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। चलिए बहुत ही कॉमन सा पॉइंट, आइए अभी देखें हम लोग कि N/Z का रेशियो जब 1.52 से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल। क्या, न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर है हम लोग। N/Z, N जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, अच्छा अब तो वे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे यह अनस्टेबल होता होगा और वे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे यह स्टेबल होता होगा। जब कोई भी, यदि सपोज करिए कि कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स क्या हुआ कि N और Z का रेशियो 1.52 से ज़्यादा होगा तो वह अनस्टेबल होगा। जब वह अनस्टेबल होगा तो वहाँ पर जो प्रोसेस एग्जिस्ट करेंगे वह नंबर 1 रेडिएशन इमिटेड। कौन कौन से, अब नंबर ए पर यहाँ पर हो सकता है अल्फा इमिशन, नंबर 2 पर हो सकता है बीटा इमिशन और नंबर 3 पे हो सकता है गामा इमिशन। तो पहला तो देखिए, अब ये पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा हो सकता था पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन डिसइंटीग्रेशन, या पॉजिट्रॉन डीके, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन डीके, और इसको रेडियो एक्टिव डीके, इसको पॉजिट्रॉन डीके हो सकता था। और एक तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये तीन संभावनाएं थी। अब इसमें यह जो तीनों संभावना आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा कि जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और कौन सा ऐसा है कि जो स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्लियर हो गया। आइए चलिए देखा जाए क्या होगा। नंबर 1 पर चलते हैं। यदि कहीं पर भी अल्फा इमिशन होता है तो अल्फा इमिशन कब होता है। जानते हैं कि वे सारे मीन्स कि जिनका मास नंबर लगभग 200 से ऊपर होता है, अप्रॉक्स 200 से ऊपर, वही केवल अल्फा का इमिशन करते हैं। यानी कि केवल यह हैवी न्यूक्लियस से अल्फा का इमिशन पॉसिबल है। तो अल्फा इमिशन ओनली पॉसिबल फ्रॉम द हैवी न्यूक्लियस, और जब हैवी न्यूक्लियस से अल्फा का पॉसिबल है तो आप शोडी-फाइजान्स लॉ में पढ़े थे कि जब एक अल्फा निकलता है तो उसका 2He4 यानी कि जेड का मान 2 कम होता है और मास नंबर 4 की कमी होती है। मास नंबर में 4 की कमी होती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है। इसका मतलब ये है कि जब अल्फा का इमिशन होगा तो मास नंबर में कितने की कमी हुई, A-4, और जेड कितना हो गया, Z-2, ये बना। ओके, तो चूंकि मास नंबर में 4 की कमी हो रही है तो वह जो 4 की कमी हुई वह मास नंबर में हुई और 2 की कमी हुई एटॉमिक नंबर में, यानी कि परमाणु क्रमांक में। तो हुआ क्या कि स्टेबिलिटी N/Z का रेशियो है तो यह ज़्यादा कम हुआ और यह कम हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब अल्फा का इमिशन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है कि स्टेबिलिटी घटती है। क्वेश्चन सीधा अल्फा
तो अल्फा का इमिशन हुआ ही इसीलिए कि स्टेबिलिटी बढ़े, क्योंकि वह न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो एक अल्फा इमिट करके वह क्या करता है, n/z के रेशियो को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। तो जब n/z का रेशियो कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब कि कहीं से अल्फा का, और अल्फा इमिशन कैसे हुआ, युकावा पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर, अल्फा का क्या नेचर है, कैसे हुआ, वह रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में बहुत ही विस्तृत पूरा गजब का वहाँ पे मैं समझाया हूँ। तो आप क्या करिए, यदि पढ़े हुए हों तो याद आ रहा होगा, फर्स्ट क्लास। यदि ना पढ़े हुए हों तो तुरंत रेडियो एक्टिविटी पढ़ डालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ स्टेबिलिटी से केवल हम लोग का सीधा संबंध है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटी तो स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज करे। अब आ जाइए, बीटा इमिशन क्यों होता है। जानते हैं जब अल्फा इमिशन नहीं हो पाता है तो बीटा इमिशन होता है, यानी कि वह न्यूट्रॉन जो अल्फा के फॉर्मेशन में भाग नहीं ले पाता, वह अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देता है, तोड़ देता है। और वह तोड़ करके क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, न्यूट्रॉन की संख्या घट गई। तो न्यूट्रॉन की संख्या घटी या बढ़ी तो रेशियो क्या हो गया, घट गया। यानी कि बीटा इमिशन भी क्या किया, स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। गामा इमिशन क्या किया, गामा इमिशन तो जानते हैं कि गामा इमिशन इंटरनल प्रोसेस होता नहीं, न्यूक्लियस हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यह भी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। ओके, मीन्स कि यह जब न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, जब हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो वह अनस्टेबल हो जाता है जब, तो वह स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा गामा का इमिशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो देख लिए आप, रीजन इसका समझ में आ गया। अब यहाँ पे पॉजिट्रॉन डिसइंटीग्रेशन यानी कि जब कभी भी क्या करता है कि एक प्रोटॉन अपने को, जैसे न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वैसे जानते हैं कि प्रोटॉन का भी डिसइंटीग्रेशन होता है। तो क्या करता है यह 1p1 अपने को, प्रोटॉन अपने को डिसइंटीग्रेट करता है तो एक न्यूट्रॉन बनाता है प्लस और क्या बनाता है, एक पॉजिट्रॉन प्लस 1e0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। तो दिस इज द इक्वेशंस ऑफ द पॉजिट्रॉन डिसइंटीग्रेशन, यानी पॉजिट्रॉन का डिसइंटीग्रेट किया। परिणाम क्या हुआ यहाँ पर जा देखिएगा, एक प्रोटॉन ब्रेक किया, न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉन की संख्या घट गई, यानी कि n/z का रेशियो बढ़ गया। तो n/z का जब रेशियो बढ़ा तो क्या होगा, अनस्टेबल, यानी कि ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो कहीं पर भी कोई भी न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल हुआ, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि पॉजिट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन और पॉजिट्रॉन डीके हुआ। ओके, क्लियर। जब न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन होता है तो जानते हैं यहाँ पर बीटा इमिशन है ना, तो न्यूट्रॉन टूटा। अब मैं बीटा इमिशन का इक्वेशन लिखना हो तो लिख दीजिए 0n1 इक्वल टू क्या, एक बीटा का फॉर्मेशन -1 बीटा 0 प्लस और क्या बनाया, न्यूट्रॉन टूटा है प्रोटॉन बनाया होगा तो 1p1 प्लस और क्या बना होगा, एंटी न्यूट्रिनो प्लस और क्या बना होगा, एनर्जी। तो अभी देखे हैं कि जस्ट इसके पहले वीडियो में, 1-2 नंबर पीछे वाले वीडियो में न्यूक्लियस यहाँ पर देखे हैं। अभी हम लोग क्यू का मान निकाले थे ना, यहाँ पर क्यू का मान निकाला गया था। ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि क्यू का मान कितना आता है, क्योंकि यदि याद होगा तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आ जाइए। अब यहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। चलिए अब जब देखा जाए इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है। कभी कभी जो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के जस्ट पास का जो ऑर्बिट है, यानी कि के सेल और एल सेल, यानी मैक्सिमम एल सेल, तो कभी कभी होता क्या है, जो न्यूक्लियस के पास का के सेल है, के सेल में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी में एक्चुअली क्या हुआ, क्या एक इलेक्ट्रॉन था
और यह जो रिवॉल्व कर रहा था यह इलेक्ट्रॉन कहाँ का था? जनरली यह K सेल का होता है, लेकिन क्या L सेल का भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भाग ले सकता है? हाँ, ले सकता है। तो यह इलेक्ट्रॉन या तो K सेल का होगा, नहीं तो L सेल का होगा। और हुआ क्या कि जो प्रोटॉन था उसने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया। कहाँ से? उसके K सेल के ऑर्बिट से। और परिणाम क्या हुआ? इसने यह बना दिया एक न्यूट्रॉन 0n1 और प्लस बना दिया न्यूट्रिनो। तो एक न्यूट्रिनो और प्लस गामा और प्लस न्यूट्रिनो तो और फोटॉन, यानी कि यह दिस इक्वेशन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर थियरी। यानी क्या कि एक प्रोटॉन न्यूक्लियस K सेल वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के न्यूट्रल कर दिए और बन गया क्या? किसमें? वह प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हुआ? वो बना दिया न्यूट्रॉन बना दिया। देखिए तो यहाँ पर न्यूट्रॉन बना 0n1 प्लस न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन हुआ और प्लस गामा। अब यहाँ पर ये जो न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन हुआ ना, तो एक चीज़ यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, कैसे हो रहा है? देखिए ये है आपका न्यूक्लियस, ये है K सेल का इलेक्ट्रॉन। देखिए यह है न्यूक्लियस, यह है K सेल का इलेक्ट्रॉन एक ना, यह इलेक्ट्रॉन है, यह रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन माइंड हियर, यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया, इस पर न्यूक्लियस पर अट्रैक्ट हो गया। इसी को बोलते हैं EC थ्योरी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर थियरी बोलते हैं इसको। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि 1p1 प्लस क्या -1 इलेक्ट्रॉन E0 क्या बनाया? 0n1 प्लस न्यूट्रिनो प्लस फोटॉन गामा, न्यूट्रिनो प्लस गामा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह न्यूट्रिनो का काम क्या है? तो मैक्सिमम जो होल एनर्जी होती है इस प्रोसेस की, वह न्यूट्रिनो के द्वारा ना मीन्स मूव होती है। मीन्स की टोटल एनर्जी न्यूट्रिनो कैरी होल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। तो फिर आइए अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि बहुत सारे सारे न्यूक्लियर प्रोसेस हैं। क्या, क्यों, कैसे, क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स। कौन सा टॉपिक? स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस ना। तो यह पूरा का पूरा होल लेक्चर था हमारा स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। चलिए फिर अगली बार यहाँ से फिर से देखा जाए। तो 3 प्रोसेस यहाँ पर होते हैं। इसमें से कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए, और कुछ प्रोसेस होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं उसको अनस्टेबल बनाने के लिए। स्टेबल कौन बना रहा है? अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन। अनस्टेबल कौन बना रहा है? देख रहे हैं स्टेबिलिटी को घटा कौन रहा है? पॉजिट्रॉन एमिशन यानी पॉजिट्रॉन डिके। और कौन? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या हो रहा है? देख रहे हैं प्रोटॉन कम हो रहा है, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो n का मान बढ़ गया, z का मान कम हो गया, रेशियो बढ़ जाएगा। जो रेशियो बढ़ेगा तो वह और अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो गए? तो ये था हम लोग का आज का एपिसोड यानी कि स्टेबिलिटी। अब इसके बाद क्या तुरंत शुरू होने जा रहा है? तो स्टेबिलिटी चूंकि हो गया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स हैं। 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स हैं। इसलिए क्या किया गया कि न्यूक्लियस को यदि पितामह मान लिया जाए तो न्यूक्लियस का एक अपना परिवार है। तो फैमिली ऑफ द न्यूक्लियस की फैमिली में कौन कौन है? तो उनको कुछ कैटेगरी है, 3-4 कैटेगरी में उनको बांट दिया जाता है। लेकिन इस टॉपिक पर जाने के पहले अभी मैं जो सबसे पहले ज़रूरी है, तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस जब अनस्टेबल है
तो यह भी हो सकता है कि वह न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी के कारण 2 पार्ट में टूट जाए। तो क्या ऑटोमेटिक टूट जाएगा? क्या ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः टूट सकता है? हाँ, बिल्कुल टूट सकता है। क्या करना होगा? बस कुछ उसको टूटने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ करना होगा। कुछ करने का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल किसका? तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ना। जैसे हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूटेगा तो क्या होगा? तो उसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अगले जस्ट एपिसोड में अभी आने जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या, क्यों, कैसे ना। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत गजब तरीके से पढ़िएगा इसको, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।